हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई एडवेंचर विद सुमित। यहाँ हम जनरेटिव एआई की फुल कोर्स सीरीज कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जेन एआई क्या है, उससे रिलेटेड यूज केस क्या है, और हमने जो जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी देखा था। साथ में हमने एलएलएम देखे थे, साथ में हमने कुछ इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग भी कवर किया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ये एक एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें डीप लर्निंग ही वो ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हो पाए हैं। तो हम इसी डीप न्यूरल नेटवर्क को कवर करते हैं। यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट को टच करेंगे ताकि एक न्यू लर्नर और एक न्यू स्टूडेंट, साथ में एक डेवलपर, एक्सपीरियंस डेवलपर का भी एक रिफ्रेशर हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं न्यूरल नेटवर्क से। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि ये एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, और ह्यूमन ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन, इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। तो सेम वैसे ही हम अपने डीप लर्निंग में आर्किटेक्ट बनाते हैं। अगर हम इसकी एक बेसिक यूनिट या एक सिंगल न्यूरॉन या नोड को ले और इसे समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने स्लाइड में दिखाया है, कुछ इस तरह से दिखता है। हम एक नोड को एक सर्कल की तरह डिनोट करते हैं। अब इस नोड में अगर हम सपोज कंसीडर करें कि हमारे पास 3 इनपुट है, x1, x2, x3, तो ये सिंगल न्यूरॉन, जिसे हम एक बेसिक यूनिट या एक सिंगल नोड या परसेप्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ये इन तीनों इनपुट को लेता है। और जो x1 है और ये जो हमारा न्यूरॉन है, इसके बीच में जो एरो दिख रहे हैं, इस एरो को हम एज कह सकते हैं। वैसे ही x2 और हमारे नोड के बीच में सेकंड एज है, x3 और हमारे नोड के बीच में तीसरा एज है। अब इस एज में हमारा वेट्स होते हैं, जैसे कि इसमें W1, W2, W3 जो कि हमारे इनपुट और नोड को कनेक्ट किए हुए हैं। हम ये दोनों ही कंप्यूटेशन को समझते हैं 1 by 1। तो सबसे पहला जो लीनियर कंप्यूटेशन है, यहाँ पर हम वेटेड सम निकालते हैं, जहाँ पर हमारे पास 3 वेट्स है, W1, W2 और W3, और साथ में ही 3 इनपुट्स है, x1, x2, x3। तो हम इसका वेटेड सम जब निकालेंगे तो ये x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3। बट अगर हम इसे कंपेयर करें हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर हम ये कंसीडर करें, अभी हम सिंपलिसिटी के लिए अगर हम 2 ही इनपुट ले तो हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन बनेगा, जैसे कि x1, x2 इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम 2D को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं बाय ड्राइंग दिस ग्राफ। तो जैसे कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये बेसिकली एक लाइन होती है जो कि हमारे प्लेन को 2 भागों में डिवाइड कर सकती है, और साथ में ही इसमें जो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसे हम इस लाइन में ड्रॉ करते हैं, वो हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। तो ये लीनियर इक्वेशन इसका एक भाग हुआ। वैसे ही हम सेकेंड भाग देखते हैं, जहाँ पर हमारा न्यूरॉन इस वेटेड सम को ऐसे इनपुट लेता है और उसे एक नॉन लीनियर फंक्शन में पास करता है। तो अब हमें इस नॉन लीनियर फंक्शन की क्यों ज़रूरत होती है? तो इसे समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, और अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सारी नॉन लीनियर ही होती है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी 2D प्लेन में, बट हमारे पास रियल वर्ल्ड में 2, 3, 4 और उससे भी कहीं ज़्यादा, इवन 100 से भी ज़्यादा हमारे पास डायमेंशंस हो सकते हैं, जिसे विजुलाइज करना इजी नहीं है। और साथ में ही उस प्लेन को हमें, उस पैटर्न को समझना, उस प्लेन को डिवाइड करना, उसे क्लासीफाई करना, उसे रिग्रेस करना, ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। बट न्यूरल नेटवर्क उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने में कैपेबल होता है, और इस तरह की जो हाई डायमेंशनलिटी है उसे भी ये अच्छे से हैंडल कर सकता है। जब हमारे पास हमारी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स होती है और नॉन लीनियर होती है, तो उससे लर्न करने के लिए हमें नॉन लीनियरिटी हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ये सेम काम हमारा न्यूरॉन करता है। ये एक वेटेड सम को ऐसे इनपुट लेता है और उसे नॉन लीनियर फंक्शन में पास करता है। तो हम एक्टिवेशन फंक्शन, इसे एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, वो एक सर्टेन इनपुट में एक्टिवेट होता है या फायर होता है, तो सेम वही काम हम इस एक्टिवेशन फंक्शन के द्वारा करवाते हैं। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली हमारी नॉन लीनियर जो डिसीजन बाउंड्री है, उसे नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री को क्लासिफाई करने के लिए कैपेबल होता है। अब हमने एक चीज़ और इसमें सिंप्लिसिटी के लिए ऐड नहीं की थी, वो था बायस। अब हमें
एक टर्म होता है जो कि बायस होता है, जिसे हम हर एक न्यूरॉन में ऐड करते हैं। तो बेसिकली बायस एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस को किसी तरह से शिफ्ट कर सकती है, वैल्यूज को शिफ्ट करती है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं इसे वो लर्न करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स को कैपेबल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास सिग्मॉइड, रेलू और लिकी रेलू, गेलू जैसे बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन हैं। हम यहाँ पर इस स्लाइड में सिग्मॉइड फंक्शन को दिखा रहे हैं। अगर हम सिग्मॉइड फंक्शन एक तरह का एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो टिल 2012 मतलब 2006-2012 तक ये बहुत ही पॉपुलर था एक्टिवेशन फंक्शन। तो अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो ये बेसिकली ये करता था कि अगर इसके इनपुट में हम मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को अगर पास करें तो ये उसका जो आउटपुट है क्लोज टू 1 देता था। वैसे ही अगर हमारा जो इनपुट है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है तो वो उसको क्लोज टू 0 रखता था, और अगर हम इनपुट 0 के पास भेजे तो वो हमको आउटपुट 0.5 देता था। तो ये बेसिकली हमारा एक स्क्यूसिंग फंक्शन के तरह काम करता था जो कि हायर अपर वैल्यू को 1 के क्लोज आउटपुट देता था और जो हायर नेगेटिव वैल्यू है उसे 0 के पास आउटपुट देता था। तो ये बेसिकली एक नॉन लीनियर फंक्शन है और इसे हम मैथमेटिकली 1/1 प्लस e⁻⁻x से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा -x है यही हमारा वेटेड सम इनपुट है जो कि हमने पीछे देखा था। इसके बाद 2012 के बाद रेलू बिकम द मोस्ट पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर ब्रॉडली समझे तो रेलू का मतलब होता है रेक्टिफाइड लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये बेसिकली ये जो नॉन लीनियर फंक्शन है ये सारी पॉजिटिव वैल्यू जो भी x से ग्रेटर देन 0 है उसे वो एज इट इज रखता था, और जो भी बिलो है 0 के उसे वो 0 आउटपुट देता था। अब हमारे जो सिग्मॉइड फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो ये थी कि तो बेसिकली जो ये एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ये हमारे डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम उसका स्लोप या फिर हम उसका ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हमारा रेलू, जैसे कि वेनेसियन ग्रेडियंट। तो ये इसे हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हम एक न्यूरॉन की वजह अगर हम बहुत सारे न्यूरॉन को एक साथ कनेक्ट करते जाए और हम उस न्यूरॉन की लेयर को बढ़ाते जाए तो ये एक तरह का मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या फिर डीप न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्योंकि ये हर एक न्यूरॉन इस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए इसे हम डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, और ये एक तरह का डेंस लेयर को फॉर्म करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपने लेफ्ट मोस्ट साइड में, जिसे हम ग्रीन से डिनोट किए हुए हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं, और राइट मोस्ट साइड में हमारा आउटपुट है, और जो बीच में जितने भी लेयर्स है इसे हम हिडन लेयर्स कहते हैं, जो कि 1/1 लेयर्स को फॉर्म करते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, तो जब हम इसमें सारे इनपुट को हम इसमें पास करते हैं और हम देखते हैं कि ये हमें कुछ एक आउटपुट देता है। सपोज़ कि हमारा एक्चुअल आउटपुट 32 डिग्री होना चाहिए, बट ये हमें 42 डिग्री प्रिडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें करेक्ट आउटपुट नहीं दे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा मॉडल अभी ट्रेन नहीं है, ये एक रैंडम वैल्यू हमें दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके वेट्स है वो वेट्स अभी ट्रेन नहीं हुए हैं, वो एक रैंडम वैल्यू है, जो कि रैंडम वैल्यू के कारण जो भी कैलकुलेशन हुआ है उसकी वजह से एक रैंडम आउटपुट हमें दे रहे हैं। तो हमें इन्हीं आउटपुट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि हमारा मॉडल यही देखता है कि हम इन वेट्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे अपडेट करें कि ये हमें करेक्ट आउटपुट दे, और इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो हम इस वेट को अपडेट करने के लिए जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो उसे समझने के लिए हमें कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसे समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉस फंक्शन क्या होता है। तो लॉस फंक्शन को हम कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। सपोज़ हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो हम टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो अभी हमारा है 32 डिग्री और हमने प्रिडिक्ट किया है 42 डिग्री। तो ये जो 10 का डिफरेंस आया है इसी को हम एरर कहते हैं। तो जैसे कि हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमने इस एरर को टारगेट माइनस प्रिडिक्टेड लिखा हुआ है। तो यही जो एरर है इसी को हम लॉस बोलते हैं, और इसे मेजर करने के लिए हमारे पास
MAC, RMAC, इस तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी अब हम इसे इरर ही लेते हैं। तो जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस हुआ, ये अभी हमारा बहुत ज़्यादा है। अब हमें ज़रूरत है कि इसे हम रिड्यूस करें या इसे हम कम करें। तो हमारे पास अब दो प्रॉब्लम हो गई, हमें वेट को ऑप्टिमाइज़ करना है और लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो अबे हमें अपना ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया, बट हम इसे अचीव कैसे करें। तो इसे अचीव करने की जो टेक्निक है उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो जो लॉस है उसे करेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें बैक प्रोपोगेशन करना होता है। जो अभी तक हमने देखा कि हमने एक आर्किटेक्ट बनाया, आर्किटेक्ट में हमने बहुत सारे न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट किया, कुछ वेट्स को रैंडमली हमने इनिशियलाइज किया और हमने एक आउटपुट लिया। तो ये जो इनपुट से लेके आउटपुट तक जो हमने सारे हमारा इनपुट को पास किया उसे हम फॉरवर्ड पास कहते हैं। अब हम बैकवर्ड पास करेंगे। तो बैकवर्ड पास को करने के लिए हमें सबसे पहले लॉस चाहिए होता है। तो हमने लॉस या एरर को कैलकुलेट कर लिया है। इस एरर को हम बैकवर्ड पास करेंगे, मतलब कि आउटपुट से इनपुट के तरफ। और अभी हमारा गोल क्या है कि इस जो लॉस है, ये जो कॉस्ट फंक्शन है, इसे हमें मिनिमाइज़ करना है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये एक कॉस्ट फंक्शन का कर्व है जहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है वेट एंड वाई एक्सिस है लॉस। तो जहाँ पर हमें जो मिनिमम वैल्यू मिलती है हमारी लॉस की, उस मिनिमम वैल्यू को हमें अचीव करना है और वही हमारी आइडियल वेट होगी जहाँ पर हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना है और हमारे वेट्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो हमें करेक्ट आउटपुट दें। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली एक प्रोसेस है ऑप्टिमाइजेशन। तो ये प्रोसेस भी यही करती है। तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव और हमने देखा कि हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ट्रेनिंग प्रोसेस होते कैसे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक लॉस फंक्शन है, हमने अपनी एरर को कैलकुलेट किया, फिर हमें पता है कि W1, W2, W3 और भी जो भी हमारे जितने भी वेट्स है उसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। तो बेसिकली हमने लॉस फंक्शन लिया, हमने अपने सारे वेट्स लिए। अब हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि इस वेट्स को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है और लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो अब जो हमारी थर्ड स्टेप ये होती है कि हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो जैसे कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। अब ये इनिशियलाइजेशन वेट्स की जो होती है, इसमें भी बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि कुछ एडवांस टॉपिक है इससे रिलेटेड, इसे हम बाद में कवर करेंगे। बट अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम समझते हैं कि हम वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड जो हमारा स्टेप ये होती है कि हम जो हमारे ओल्ड और वेट है उसको हम न्यू वेट से रिप्लेस करें या अपडेट करें। और थर्ड स्टेप ये होती है कि हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना जब तक कि हमारा ओल्ड वेट और न्यू वेट दोनों इक्वल ना हो जाए। तो समराइज़ करें तो हमें बेसिकली एक कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास, हमें उसका ऑब्जेक्टिव मालूम है कि हमें फाइंड करना है जहाँ पर हमारा लॉस मिनिमम हो और साथ में ओल्ड वेट को न्यू वेट से अपडेट करना है। और ये तब तक अपडेट करते जाना है तो जब तक हमें कन्वर्ज पॉइंट ना मिले, मतलब कि एक मिनिमम पॉइंट ना मिले जहाँ पर हमारा लॉस फंक्शन मिनिमम हो और हमारा वेट अपडेट होना ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारा ओल्ड वेट और न्यू वेट दोनों इक्वल हो जाए। तो इस ग्राफ में हम देखें तो इस कर्व में, ये जो कर्व है ये हमारा एक कॉस्ट फंक्शन है और इसके राइट साइड में हम सपोज हमारा एक पॉइंट है और वो पॉइंट कर्व के अपर साइड में, राइट हैंड साइड के अपर साइड में जो ब्लैक सा जो डॉट दिख रहा है ये हमारा करंट, इसे हम अपना करंट वेट या इनिशियल वेट समझ सकते हैं। तो इस जो ब्लैक डॉट है इसको हमें इस मिनिमम पॉइंट तक लेके आना, जहाँ पर जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सक रहे हैं। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस इनिशियल वेट में के पॉइंट में हम एक स्लोप या फिर हम ग्रेडियंट या फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बेसिकली डेरिवेटिव हमें एक स्लोप देता है। स्लोप का मतलब है कि चेंज की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और ये जो हम स्टेप नंबर 3 की प्रोसेस बी में हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो ये बेसिकली हमारा जो न्यू वेट निकलेगा वो ओल्ड वेट से
कुछ कम होगा। तो बेसिकली ये जो डॉट है ये थोड़ा नीचे खिसक के नीचे आएगा। वैसे ही ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि ये मिनिमम पॉइंट तक ना आ जाए। अगर सपोज इसका उल्टा होता, ये ब्लैक डॉट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता, तो हमारा जो चेंज आता वो नेगेटिव आता, और जो हमारा न्यू वेट आता वो स्लाइटली पिछली वैल्यू से बड़ा आता। तब भी उस केस में ये जो हमारा डॉट है वो धीरे धीरे खिसक के इस नीचे मिनिमम पॉइंट में आ जाता। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेट अपडेट करना, और या वेट अपडेट करना या बैक प्रोपोगेशन के थ्रू जाना और डेरिवेटिव निकालना और न्यू वेट्स को लेकर के आना। और ये प्रोसेस को तब तक रिपीट करना जब तक हमें मिनिमम लॉस ना मिल जाए और ओल्ड वेट और न्यू वेट बराबर ना हो जाए। तो कंप्यूटर इस प्रोसेस को करने के लिए जो एल्गो का यूज़ करता है उसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे कि ग्रेडिएंट डिसेंट जो हमने अभी देखा, ये ग्रेडिएंट डिसेंट टेक्निक थी जहाँ पर हमने स्लोप निकाला और हमने अपडेट करते गए हमारे सारे वेट्स को। ये जो ग्रेडिएंट डिसेंट टेक्निक होती है, इसी के ज़रिए हम अपने सारे वेट्स को अपडेट करते हैं। हमारे पास और भी डिफरेंट टेक्निक है, जैसे कि ग्रेडिएंट डिसेंट, एसजीडी, एडम। तो ये बेसिकली ये जो एडवांस टेक्निक्स होती है, एडम, आरएमएस प्रॉप, इसे हम आगे कवर करेंगे। बट अगर हम इसे समझे तो ये बेसिकली हमारा वेट्स को अपडेट करने के लिए हमें हमारे नेटवर्क को कैपेबल बनाती है और हमारे मॉडल को ट्रेन करती है। अब ये जो ग्रेडिएंट डिसेंट है ये कंप्यूटेशनली बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो डेटा सेट्स होता है, सपोज हमारे पास 10,000 रोज है या रिकॉर्ड्स है या 10,000 डेटा पॉइंट्स है, तो ये सारे डेटा पॉइंट्स को अपडेट करने के लिए रैम में एक साथ लेता है, जो कि बहुत ही कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होती है। तो हमारे पास जो दूसरे आइडिया आए कि अगर हम एक साथ ना लेते हुए कुछ बैच में ले, हम सारे 10,000 डेटा सेट को अगर 100 भाग में डिवाइड कर दे, तो हमारा हर एक भाग 100 डेटा पॉइंट्स का एक बैच बनेगा। जैसे कि हम अपने राइट साइड में देख सकते हैं कि हमने इसे समझाने के लिए एक फॉर लूप का यूज़ किया है। तो ये फॉर लूप ट्रेट होगा 100 टाइम्स, और जो भी हमने प्रोसेस देखी कि ये पहले फॉरवर्ड प्रोपोगेट होगा, फिर लॉस कंप्यूट करेगा, फिर डेरिवेटिव कंप्यूट करेगा, फिर अपडेट करेगा वेट्स को। तो ये लूप जो है ये 100 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारे पास 100 पॉइंट्स के एक बेच है। तो टोटल डेटा सेट हमारा 10,000 का हो गया। तो जब हम ये 10,000 डेटा सेट को हम एक बार अपने नेटवर्क में पास करते हैं तो उसे 1 इपॉक कहते हैं। तो हमें ट्रेनिंग के लिए हमें मल्टीपल इपॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग समय पास करते हैं या ट्रेनिंग करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने ग्रेडिएंट डिसेंट एक टेक्निक देखी ऑप्टिमाइज की, तो हम सारा डेटा पॉइंट्स को तो एक साथ डाल नहीं सकते, तो हमने बैच में से कन्वर्ट किया। तो इसी बैचिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट प्रोसेस। इसके साथ ही अगर हम एक पॉइंट को एक बार में पास करें तो उसे एसजीडी कहते हैं। इसी के साथ बहुत सारी एडवांस टेक्निक भी आई, जैसे कि एडम। तो एडम एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। अब हमारे जो पिछली जो ग्रेडिएंट डिसेंट टेक्निक्स थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जब ऑप्टिमाइज करता था तो ये एक नॉइजी पाथ को फॉलो करता था, मतलब एक ऑस्किलेशन टाइप का प्रोड्यूस करता था। और साथ में हमने जो पिछले इक्वेशन में देखा कि हमारी जो वेट की इक्वेशन थी, जब हम अपडेट कर रहे थे अपने वेट्स को, तो इसमें एक टर्म आया था बीच में, जैसे कि मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा कि जो हमारा न्यू वेट था वो था ओल्ड वेट माइनस अल्फ़ा और डेरिवेटिव टर्म, जो बेसिकली DL/DW था। मतलब हम अपने लॉस को विथ रिस्पेक्ट टू वेट डेरिवेट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा टर्म है, ये अल्फ़ा टर्म बेसिक एक कांस्टेंट वेरिएबल की तरह होता है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा टर्म है इसे हम लर्निंग रेट कहते हैं। तो आइडियली मैथमेटिकली ये टर्म हमारा चेंज होते रहना चाहिए, सो दैट कि हमारी लर्निंग प्रोसेस इस तरह से होए कि हमारा अगर लॉस हाई है तो ये हमारा जो लर्निंग रेट है ये बड़ा होना चाहिए, ताकि ये एक बड़ी बड़ी स्टेप ले और जल्दी से एक इनिशियल पॉइंट की तरफ पहुंच सके। और जैसे जैसे ये हमारे मिनिमम पॉइंट के पास आए तो ये
लर्निंग रेट हमारा कम हो जाए। तो इसी एडॉप्टिव लर्निंग रेट के लिए हमने एडम और आरएमएस प्रोब जैसी एडवांस टेक्निक को फाइंड किया था। और जो हमारा ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड है उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि हम इस लर्निंग रेट को हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे। ग्रेडिएंट डिसेंट में ही ये प्रॉब्लम थी कि हमारा जो पाथ था वो नॉइजी था, वो एक बेसिकली एक नॉइजी पाथ फॉलो करता था। उसी को डीनॉइज करने के लिए हम एडवांस टेक्निक की तरफ गए। एडम जो टेक्निक है, इस टेक्निक में ये एडॉप्टिवली इस लर्निंग रेट को कैलकुलेट करके अपडेट करता है। और एडम का मतलब है एडॉप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन। इन टेक्निक को हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको अगली अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।